हर लड़की की आंखों में एक सपना पलता है, एक ऐसा सपना जो उसे बचपन से ही लोरी की तरह सुनाया जाता है कि एक दिन 7 समुंदर पार से एक राजकुमार आएगा और उसे अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाएगा। ये जो ड्रेसिंग के आगे बैठी सज रही है, ये मैं ही हूँ, सांची। मैं भी उन लाखों लड़कियों में से एक थी। ज्यादा कुछ मांगा नहीं जिंदगी से और प्यार के सिवा कुछ चाहा नहीं, और ये ओढ़ ली मैंने मेरी लाल चुनर। हो गई ना मैं तैयार। कितनी प्यारी लग रही है, मेरी ही नजर न लग जाए। तू खुश है ना साची? कहीं हम लोग जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? माँ बैठो ना मेरे पास। आप ही कहती है ना कि जिस घर में प्यार होता है वही स्वर्ग होता है। तो आपकी पसंद मेरी पसंद है, और फिर कान्हा जी है ना मेरे साथ। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए माँ, बस मेरा हमसफर ऐसा हो जो मेरे मन की बात मेरी आंखों में पढ़ ले। ये मिल जाएगा ना? हाँ मेरी बच्ची, दुनिया में किसी की भी बेटी दुख नहीं पानी चाहिए। माँ, शरद जी की सादगी ने मेरा मन मोह लिया है, मुझे अब कोई भी डाउट नहीं है। साची की ये मासूमियत और उसके वो सपने तब सच होते नजर आए जब उसके माता पिता ने शरद को चुना। साची को मंडप की ओर लाया जाता है। शहनाई गूंज रही है। साची दुल्हन के लाल जोड़े में शरद के बगल में बैठ जाती है। सिंपल सा दिखने वाला लड़का शरद है, जिसे चोर नजर से साची देखती ही जा रही थी। तभी पंडित ने दोनों को एक दूसरे का हाथ थामने को कहा। साची शरद की छुअन पाकर सिहर उठती है और उसकी आंख से आंसू छलक गया। मेरा हाथ कैसे आपके हाथ में एकदम से समा गया शरद जी, जैसे ये आपके लिए ही बना हो। तुम्हारा हाथ बहुत कांप रहा है सांची। तुम थक गई होगी ना? बस कुछ रस्में और है, फिर मैं तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगा। हमेशा यूं ही थामे रखूंगा, हर राहती बटोर कर लाऊंगा, वादा रहा। शरद के इन शब्दों ने सांची के दिल को छू लिया। अब बारी थी डोली उठने की। सांची बेतहाशा रो रही थी। सांची, ये आखिरी दिन है जब तुम रो रही हो। माँ बाबा, जितना मेरे बस में है सांची के सब अरमान मैं जरूर पूरे करूंगा। कोई भूल चूक हो तो माफ करना। शरद जी, माँ बाबा अपना ध्यान रखना। चलो सांची। और शरद सांची को लेकर विदा हो जाता है। विदाई के आंसुओं के बाद जब सांची ससुराल की दहलीज पर पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वहां का नजारा उसके अरमानों के महल जैसा था। घर के बाहर लिखा था, शरद्स विला। आपका घर? नहीं, तुम्हारा घर, हमारा घर। सांची देखती है घर में उत्सव का माहौल है। सास सरला जितना सरल नाम उतना सरल स्वभाव। वो सांची का बहुत चाव से स्वागत करती है। ननद सलोनी और देवर ध्रुव भी नई भाभी से मिलने को एक्साइटेड लग रहे थे। अरे मेरी लक्ष्मी जैसी बहू, अब इस घर की रौनक तुम ही हो। खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। भाभी, भैया तो आपकी तरफ से नजरें ही नहीं हटा रहे। आप सच में बहुत लकी हो। भैया ने कभी किसी लड़की से आंख उठाकर बात नहीं की, और जिससे करी तो उसे बीवी पर आकर सीधे घर ही ले आए। छोटी, बस। सांची, तुम थक गई होगी बहुत। चलो अपने कमरे में चलो। देखा माँ, ऐसे कभी मुझे तो कमरे में नहीं आने दिया। आज भाभी आ गई तो कमरा शेयर कर रहे हैं बड़े भैया। कितना प्यारा परिवार है ये। सब एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हैं। ऐसे परिवार का ही तो अरमान था मुझे। सांची अपने कमरे में जाती है। कमरा फूलों से सजा था। सामने सुहाग की सेज थी। सांची की धड़कनें जो अब तक बढ़ी नहीं थी, वो अब बढ़ने लगी थी। आज वो रात थी जो दो अनजान रूहों को एक कर देती है। शरद कमरे में आता है और देखता है कि सांची घूंघट में लिपटी बैठी है। शरद बहुत प्यार से उसका हाथ थामता है। सांची, जानता हूं ये सब नया है तुम्हारे लिए, पर विश्वास रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी दोस्त भी हो, मेरी जिम्मेदारी। अब से तो मेरा सब कुछ ही तुम हो सांची। मैंने अपना मन तो आपको कब का ही सौंप दिया है शरद जी। बस अब ये तन बचा है, ये भी आपका ही है। अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। शरद और सांची दोनों प्यार के आगोश में जा चुके थे। उस रात सांची ने सिर्फ अपना शरीर ही नहीं, अपनी आत्मा भी शरद के कदमों में रख दी। मगर जो हाथ थामकर सांची यहाँ आई है, वो साथ कितनी सी देर का है किसे पता था। सांची इस घर के परिवेश में घुल मिल गई थी। वो सास के पांव दबाती तो ससुर को मनपसंद चाय देती। सलोनी तो अपनी भाभी की लाडो थी लाडो। भाभी से खूब चंपी कराती तो नखरीले देवर के पीछे दौड़कर उसे खाना खिलाती थी। मेरा प्यार परिवार सपनों जैसा परिवार है। थैंक शरद जी। शरद भी सांची से खुश था, मगर उस दिन घर में उदासी छा गई थी
जब शरद अपना बैग तैयार कर रहा था, सांची दरवाजे की चौखट पकड़कर रो रही थी। सांची देखो, रो मत, मुझे शहर जाना ही होगा, काम बहुत जरूरी है, कुछ ही दिनों की तो बात है। नहीं, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अभी तो शादी हुई है, अभी तो मैंने आपको ठीक से जाना भी नहीं और मुझे इस अकेलेपन से डर लगता है। अरे पगली, अकेलापन कैसा? यहाँ माँ है, बाबूजी हैं, सलोनी, ध्रुव सब तो हैं। ये सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, मगर ससुराल तो ससुराल ही होता है ना। भले ही सब कितने अच्छे क्यों ना हो, पति के बिना ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ेंगी। मैं यहाँ घुट जाऊंगी शरद जी। सांची की ये सब बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। उसकी बेबसी साफ झलक रही थी। पति के बिना ससुराल का भरा पूरा घर भी उसे वीरान लग रहा था। शरद, बहू ठीक कह रही है, अभी नई नई आई है, इसका मन कैसे लगेगा तेरे बिना। पर माँ, वहां शहर में। हाँ भैया, आप हैं तो भाभी खुश है, आप नहीं होगे तो भाभी तो बस उदास ही रहेंगी। इनको साथ ले जाओ। मगर यहाँ आप लोगों के पास। कोई अगर मगर नहीं, ये तेरे पास रहेगी तो वहां तेरा ध्यान भी रख लेगी, बस तय रहा। सच? थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसा आप कहें माँ। चलो सांची, साथ चलने की तैयारी करो। सांची के अरमानों को जैसे पंख लग गए और सफर शुरू होता है। सांची खिड़की के पास बैठी बाहर के नजारे देख रही थी और शरद ने सांची का हाथ कसकर थाम रखा था। कितना प्यार करते हैं मुझसे, एक पल के लिए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ते, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ और आप मेरे रक्षक। क्यों छोड़ू हाथ, मेरी बीवी हो तुम, समझी? ये रास्ता, ये सफर सांची की जिंदगी का सबसे हसीन सफर था और दोनों शहर के घर के बाहर आते हैं। यहाँ भी लिखा था शरद्स विला, हमारा घर शरद जी। हाँ, ये रहा मेरा घर। ये कहकर शरद भीतर घुस जाता है और सोफे में फैल जाता है। सांची सहम सी जाती है और भीतर का नजारा देखकर तो सांची के होश उड़ जाते हैं। घर बुरी तरह फैला हुआ था, सोफे पर कपड़े थे, टेबल पर पिज्जा के डिब्बे, धूल और गंदगी। हाँ, थोड़ा गंदा जरूर है, वो समय नहीं मिला ना सफाई का। तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। धत, मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो जी, मैं अभी सब चमका देती हूँ। ये हमारा घर है, इसे स्वर्ग बनाना मेरा काम है। सांची झाड़ू पोछा सफाई सब लगातार करती है। पसीने में लथपथ होने के बावजूद उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक अलग सुकून था। शाम हो जाती है, घर अब शीशे की तरह चमक रहा था। वाह सांची, कमाल कर दिया तुमने तो, सच में जादू है तुम्हारे हाथों में। थैंक्स यार सांची। बीवी को थैंक्स कैसा, बस आप खुश हैं, मेरे लिए यही काफी है। मैं नहाने जाता हूँ, तुम भी कुछ कर लो। रात तक तो सांची बहुत थक चुकी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ती है। बहुत थकान हो गई आज, अब सोने जाती हूँ। सांची जैसे ही बेडरूम के दरवाजे पर हाथ रखती है, अंदर से शरद दरवाजे के बीच में आ खड़ा होता है। रुको, कहाँ चलिए अनारकली? जी, अब वो सोने आ रही थी, बहुत थक गई हूँ। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। ये आप क्या कह रहे हैं शरद जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी हो तो पत्नी की हद में रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा कमरा वो है, रसोई के पास वाला, जाओ जाकर वहां सो जाओ। और खबरदार, जो मुझे तंग किया तो। शरद जी, ऐसा मजाक मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। तो डरो, मुझे डरी हुई लड़कियां बहुत पसंद है, समझी? अपना ये रोना धोना बंद करो, घर में जगह दी है, छत दी है, वो कम नहीं है। जाओ यहां से। नहीं, प्लीज मेरा हाथ थाम लीजिए, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? सांची जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, शरद जोर से दरवाजा बंद कर देता है। ये क्या हुआ? क्यों? अभी तो सब ठीक था, अभी तो इन्होंने मेरा हाथ थामा था, फिर अचानक ही कैसा बदला? क्या ये किसी बात से नाराज है? शरद जी, अपने पास बुला लो ना शरद जी। ये मेरे हाथ को क्या हो रहा है? ये खून, हट यहाँ से, ये इन लकीरों में जा रहा है। कहीं शरद जी मेरा हाथ नहीं पहचान पाए तो? लग रहा था जैसे एक पल में सब कुछ बदल गया हो। वो अरमानों वाली शादी, वो सुहागरात के वादे, वो सफर का प्यार, सब एक छलावा लग रहा था। आखिर शरद के इस दोहरे चरित्र के पीछे क्या राज है? देखने के लिए आइए लौटकर लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रात भर उस बंद दरवाजे के बाहर बैठी रही मैं, सवालों के घेरे में।
क्या गलती थी मेरी। शायद शरद जी काम के बोझ से बहुत परेशान होंगे। शहर की भागदौड़ ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया होगा। माँ कहती है ना, पति का गुस्सा झाग की तरह होता है, प्यार की फूंक मारो तो बैठ जाता है। आज ना मैं उन्हें मना लूंगी। मेरे हाथ की अदरक वाली चाय और आलू के पराठे खाएंगे तो सारा गुस्सा भूल जाएंगे। मैं भी देखूं कैसे पेट से होकर उनके दिल तक नहीं जाती उनकी ये सांची। सांची एक उम्मीद के साथ नाश्ते की ट्रे सजाती है। हाथ दुख रहा था उसका, मगर दिल उससे कहीं ज्यादा दुख रहा था। वो गहरी सांस लेती है और बड़ी सी स्माइल के साथ शरद के दरवाजे के बाहर ट्रे लेकर खड़ी हो जाती है। शरद जी सुनिए, सुबह हो गई है, मैंने आपकी पसंद की चाय बनाई है, दरवाजा खोलिए ना प्लीज। कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी ना बाबा। शरद जी। पर कोई जवाब नहीं आता। सांची मायूस होकर पलटकर जाने लगती है कि तभी उसे दरवाजे की कुंडी की आवाज आती है। सांची के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो पलटती है और अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए नजरें उठाती है। आप भी ना हद करते हैं, ऐसे बच्चों की तरह कोई मुंह फुलाता है क्या भला। गुड मॉर्निंग शरद जी। सांची की आवाज गले में ही अटक गई थी जब उसने सामने का नजारा देखा। आप। दरवाजे पर शरद नहीं बल्कि एक लड़की खड़ी थी जिसने एक बेहद छोटी और हॉट सी नाइटी पहनी हुई थी। इतनी छोटी कि उसका गोरा बदन पूरा उसमें से झांक रहा था। उसके बाल बिखरे थे और आंखें नींद में नशीली हो रही थी। Who are you? और सुबह सुबह ये क्या ड्रामा लगा रखा है, दरवाजा क्यों पीट रही हो। सांची जो देख रही थी उसके पांव तले जमीन बची नहीं थी। उसके हाथों में नाश्ते की ट्रे कांपने लगती है। कौन हो आप, और इस कमरे में, इस हालत में? कौन मैं? मैं क्या कर रही थी, लो तुम खुद ही देख लो। सांची भी घबराती सी भीतर झांकती है तो शरद अभी भी सो रहा था। वो चादर में लिपटा है। कमरे में कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, शरद के कान पर लेडीज कपड़े लटके हुए थे। ये नजारा सांची के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसका पवित्र सुहाग, उसका देवता जैसा पति किसी और औरत के साथ इस हालत में। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये सपना है। शरद जी उठिए। ये नंगी औरत, कुछ तो शर्म कर, मेरे मर्द को रिझा रही है। बहकाया होगा तूने ही। ओह रियली, मैंने बहकाया? शरद डार्लिंग उठो ना बेबी, शायद यहाँ कोई कंफ्यूजन है। क्या है यार तारा, सोने भी नहीं देती, क्या शोर मचा रखा है तुमने। शरद बिस्तर पर बैठता है और अंगड़ाई लेता है। सांची उसे देखती है। उसके कान पर अभी भी वो कपड़ा लटका हुआ था। अब सांची का दम घुटने लगता है। वो अपना मुंह हाथ से दबा लेती है ताकि चीख न निकल जाए। अरे तारा बेबी, तुम भी ना, रात को ही मेरे कान पर टांग दी थी क्या? हाँ नॉटी गर्ल। आपको क्या हो गया शरद जी? शरद की नजर दरवाजे पर रोती हुई सांची पर पड़ती है। वो बिल्कुल भी नहीं चौंकता, ना कोई शर्म ना कोई पछतावा। वो बहुत ही सामान्य तरीके से आलस भरे कदमों से चलते हुए दरवाजे तक आता है और तारा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अरे सांची, तुम सुबह सुबह क्या कीर्तन शुरू कर दिया? इतना शोर क्यों मचा रही हो? क्या हो गया, कोई मर गया क्या? सांची को लगा जैसे किसी ने उसके कान पर तमाचा मारा हो। कोई मरा नहीं, पर शायद मैं मर जाऊं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई शरद जी। ये औरत कौन है, और आप इसके साथ हमारे बिस्तर पर? हमारी शादी को अभी 2 ही महीने हुए हैं और आप? छी। सांची का ये तड़पता अंदाज देखकर शरद और तारा दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सांची के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। ओह गॉड शरद, ये तो सच में बहुत देहाती ड्रामा क्वीन है। देखो कैसे डायलॉग मार रही है। अरे तारा, तभी तो ये तुम जैसी नहीं है। देखो सांची, शायद तुम हमें ऐसे प्यार करता देख जल रही हो, या फिर तुम अभी तक उस शादी ब्याह के ड्रामे से बाहर नहीं आई हो। ड्रामा? वो शादी आपके लिए ड्रामा थी। अग्नि को साक्षी माना था आपने, 7 फेरे लिए थे, मांग भरी थी मेरी, वो सब ड्रामा था? हाँ ड्रामा ही था। मेरे लिए वो शादी कुछ भी नहीं है, सिवाय 4 मंत्र और 4 घेरे मारने के। वो सब मैंने माँ बाबूजी के इमोशनल अत्याचार और सो कॉल्ड समाज से बचने के लिए किया। उन्हें एक संस्कारी बहू चाहिए थी और मुझे आजादी। और मुझे क्या चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा। अगर आपको आजादी चाहिए थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मना कर देते शादी से। किसी की बेटी की अर्थी निकालने का क्या हक था आपको?
शरद पर सांची के एक भी आंसू का असर नहीं हो रहा था। वो तारा की कमर को और कसकर पकड़ता है। शरद डार्लिंग, तुम भी ना बेकार में इसका लेक्चर सुन रहे हो। वैसे भी तुम्हें एक फुल टाइम बाई तो रखनी ही थी, अब तो ये आ गई है। घर का काम जानती है, खाना बनाती है, तो यही सही, पैसे भी बचेंगे और घर भी साफ रहेगा। भाई, मैं इस घर की बहू हूँ। हाँ हाँ, सही कहा। अब सुनो सांची, तुम्हें बहुत शौक है ना ये जानने का कि मेरी बाहों में ये लड़की कौन है? तो मिलो, ये है तारा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पार्टनर। हम दोनों लिव इन में रहते हैं। लिव इन? गांव की हो ना, नहीं समझोगी। लिव इन मतलब बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहना। इस बीच हमारे बीच सब कुछ होता है। सब कुछ यानी वही सब जो तुम सोच रही हो। हमारा मन भी शेयर होता है और तन भी। हाँ, और हम दोनों जब चाहे सुहागरात भी मना सकते हैं। और ना इस सिंदूर का लफड़ा, ना इस मंगलसूत्र का झंझट। दूर हटो मुझसे, बेशर्म औरत। क्या बोले मुझे? बेशर्म बोलेगी? अरे अरे, देखो तो इसके नखरे। शरद जानबूझकर सांची को जलाने के लिए तारा को अपनी ओर खींचता है और सांची की आंखों के सामने तारा के होठों को कसकर चूम लेता है। तारा भी बेशर्मी से उसका साथ देती है। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए, मैं और नहीं देख सकती। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी, सबको बताऊंगी आपकी असलियत। पुलिस सबको बताएगी? जा, अभी जा। लेकिन एक बात सुन ले, ये शहर है सांची, यहाँ मेरी पहचान और पैसा बोलता है। अगर तूने ये घर छोड़ने की कोशिश की या किसी को कुछ बताया तो मैं सबको यही बताऊंगा कि तू बदचलन है। क्या? हाँ, मैं कह दूंगा कि मैंने तुझे रंगे हाथों अपने यार के साथ बिस्तर में पकड़ा था। मैं सबूत भी बना लूंगा। तेरे माँ बाप, वो शरीफ लोग, क्या वो समाज में मुंह दिखाने लायक रहेंगे? उनकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। सोच ले, यहां नौकर बनकर रहना है या अपने माँ बाप को आत्महत्या करते देखना है। सांची पत्थर की मूरत बन गई। जो हाथ उसने कभी थामा था, आज वही उसका गला घोंट रहे थे। शरद ने उसकी सबसे कमजोर नब्ज दबा दी थी, उसके माँ बाप की इज्जत। वो जानती थी कि समाज बेटी की बात कम और दामाद के इल्जाम पर ज्यादा भरोसा करता है। छोड़ो ना बेबी, ये लड़की, वो बिखरा हुआ नाश्ता साफ कर देना। और हाँ, लंच की तैयारी कर, ये रोना धोना मुझे बोर कर रहा है। उस दिन उस बंद दरवाजे के साथ सांची की किस्मत का दरवाजा भी बंद हो गया। उसके अरमानों की डोली अब हकीकत में एक जिंदा लाश की अर्थी बन चुकी थी। सांची ने अपने माँ बाप के लिए समझौता कर लिया और जो लड़की घर की मालकिन बनकर आई थी, वो नौकरानी बनकर रह गई। ए गवारन, मेरे पास मत आओ, तुझसे पसीने की बांस आती है। जा दूसरी जगह पोछा लगा। सांची नजर झुकाए चली जाती है तो कभी डाइनिंग टेबल पर शरद और तारा एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। वहीं सांची नौकरानी की तरह पास में खड़ी थी। रात के समय सांची किचन के पास वाले छोटे से स्टोर रूम में जमीन पर लेटी है। न गद्दा है, न चादर। वो अपनी पुरानी साड़ी ओढ़कर सिकुड़ी हुई सी पड़ी थी। कमरे से शरद और तारा के हंसने की आवाजें आ रही थी। सांची कसकर कान भींच लेती, जो उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। वो मोम की गुड़िया जैसी सांची अब दुखों की आंच में पिघलकर आधी रह गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ गए थे। शरीर कमजोर हो गया था, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, लेकिन उसके होठों पर एक झूठ का पहरा था। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। शरद जी, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज उन्होंने मुझे घुमाने ले जाने का वादा किया है। आप चिंता मत करो, बाबूजी की दवाई समय पर देना। मुझे माफ कर देना माँ, मैं झूठ बोल रही थी, पर सच बोलूंगी तो तुम लोग जी नहीं पाओगे। ये नरक ही अब मेरी नियति है। कैसे जीऊंगी नहीं जानती, क्या मर जाऊंगी ये भी नहीं जानती, पर तुमको सच नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। सांची देखती है कि तारा दौड़ते हुए घर के भीतर आ रही है और शरद पीछे पीछे हंसता हुआ आता है और उसे कसकर बाहों में भरकर जोर से घुमाता है। शरद, उतारो ना, मैं गिर जाऊंगी शरद। अच्छा, तो तंग क्यों करती हो मुझे? अब तो इसकी सजा मिलेगी तुमको, मगर यहाँ नहीं, बेडरूम में। शरद, छोड़ो ना नॉटी बॉय। और शरद तारा को बिस्तर पर गिरा देता है। सांची जिज्ञासावश कमरे में झांककर उनको रोमांस करता देख रही थी। इतने दिनों से शरद, जो उसका पति था, उसने प्यार से सांची को छुआ तक नहीं था।
ओ शरद, मेरे शरद, आई लव यू। अरमानों की डोली ऐसी अर्थी बन चुकी थी जिस पर लेटी थी खुद सांची। तो क्या सांची जिंदा लाश की तरह जल जाएगी या कहीं से अब भी कोई उम्मीद बाकी है? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सांची घर के काम में लगी हुई थी, पसीने से लथपथ एकदम, कि तभी बेडरूम से शरद की आवाज आती है। अरे सांची, सांची जरा बेडरूम में आओ तो। आज शरद जी ने मेरा नाम पुकारा, मेरा नाम, अपनी सांची का। आए शरद जी। सांची शरद की आवाज सुनते ही कमरे की तरफ दौड़ी हुई जाती है। उसका साड़ी का पल्लू फर्श पर घिसट रहा था, मगर वो बेपरवाह शरद की ओर बढ़ रही थी। एक उम्मीद जो मिल गई थी उसे। उम्मीद दुनिया की सबसे बुरी चीज होती है। ये तब भी दिए की तरह जलती रहती है जब चारों ओर तूफान हो। शरद का वो रूप देखने के बाद भी सांची के दिल के किसी कोने में एक आस बाकी थी कि शायद उनका मन बदल जाए। सांची, हो सांची, जरा इधर तो आना। जी हाँ शरद जी। हाँ, देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम घर का काम बहुत अच्छे से कर रही हो, बिना चूचपड़ किए, बिना रोए धोए। तारा भी खुश है कि उसे घर के झंझट नहीं उठाने पड़ते। ये तो मेरा फर्ज है जी, आप खुश रहें, बस यही चाहती हूँ। आखिर बीवी हो आप। बस ये बीवी टीवी वाली बकवास नहीं, फिर तो चाहे तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। एनीवेज, गुड, वेरी गुड। तो इस अच्छी सर्विस का इनाम तो बनता है ना? इनाम? क्या वो मुझे अपना लेंगे? क्या वो मुझे पत्नी का दर्जा देंगे? मगर शरद साइड में पड़े एक पैकेट को उठाता है और सांची की तरफ फेंकता है। पैकेट सांची के पैरों में गिरता है। ये क्या है? उठा ले, तारा की एक साड़ी है, थोड़ी पुरानी है मगर तुम्हारे नए कपड़ों से तो अच्छी ही है। मैंने सोचा कूड़े में फेंकने से अच्छा है तुझे दे दूं। फिर ये फटे पुराने चीथड़े देखकर मेरे स्टैंडर्ड की वोट लग जाती है। इसे रख ले, ये तेरी बख्शीश है। सांची के चेहरे पर जमी मुस्कान एक पल में ही गायब हो चुकी थी। उसका दिल कांच की तरह टूटकर शरद के पांव में ही बिखर गया था। मुझे लगा आप मुझसे खुश है, लेकिन ये तो पति ने पत्नी को इनाम नहीं बल्कि मालिक ने नौकर को उतरन दी है। बख्शीश? मैं पत्नी हूँ आपकी, कोई भिखारी नहीं जो। ओ हेलो, फिर शुरू हो गया तेरा लेक्चर। प्यार से दे रहा हूं तो रख ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। जा अब तारा के लिए फ्रेश जूस बना कर ला, और याद रखना मुंह बंद और हाथ चालू, तभी इस घर में रोटी मिलेगी। सांची अपमान का घूंट पीकर आंखों में आंसू लिए वो पुरानी साड़ी उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। शाम का समय था, डोरबेल बजती है, टिंग टोंग। तारा हॉल में सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। सांची, और नौकरानी जी मर गई क्या? दरवाजा खोल, पिज्जा वाला आया होगा। सांची पोछा लगा रही थी। वो हड़बड़ाकर उठती है और दरवाजा खोलती है तो सामने पिज्जा वाला नहीं बल्कि शरद के माँ बाप जगदीश और सरला देवी खड़े थे। माँ जी, बाबूजी, आप लोग? सरला और जगदीश सांची को देखकर एक पल के लिए खुश होते हैं, मगर उसका हुलिया देख ठिठक जाते हैं। अरे ये क्या हाल बना रखा है बहू? तू सांची ही है ना या कोई काम वाली? छी छी, शरद ने तो कहा था तुम लोग मजे में हो। ये कैसी हालत है तुम्हारी? सांची को समझ नहीं आता कि क्या कहे। उसे लगा कि अब शायद उसे इंसाफ मिलेगा। उसके सास ससुर जो आ गए हैं। माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना मेरी हालत, शरद जी ने। अरे ओ महारानी, पिज्जा वाले से इश्क लड़ा रही है क्या? इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी आ। तारा चलते हुए दरवाजे तक आती है, जो बेहद छोटे कपड़ों में तो थी ही, साथ ही वो सिगरेट का कश लगा रही थी। ओह, तो द फैमिली ड्रामा चल रहा है। ये कौन है? और हमारे घर में इस नंग धड़ंग हालत में? शर्म हया बेच खाई है क्या? एक्सक्यूज मी ओल्ड मैन, पसंद नहीं है तो अपनी आंखें बंद करो। मैं क्यों ढकूं खुद को? हाँ, मेरा घर, मैं जो चाहे पहनूं। तेरा घर? ये मेरे बेटे का घर है, और तू होती कौन है मेरी बहू पर हुक्म चलाने वाली? देख मेरी फूल जैसी बहू को क्या बना दिया है तुम लोगों ने। माँ जी, मुझे बचा लीजिए। ये औरत, ये तारा शरद जी के साथ लिव इन में रहती है। ये मुझे नौकर बनाकर रखते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे बख्शीश में उतरन देते हैं। माँ जी, शरद जी बदल गए हैं। प्यार तो दूर, यहाँ इज्जत की रोटी तक नहीं नसीब होती है। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। हम आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं पूछती हूँ उस नालायक से।
तभी शरद अपने कमरे से बाहर आता है और उनको देखकर चौंक जाता है। माँ पापा आप लोग अचानक बताया भी नहीं। साची को लगता है कि अब सरला देवी तो शरद पर बरस पड़ेंगी। वो उम्मीद भरी नजरों से सास को देख रही थी कि तभी एक ऐसा मोड़ आता है कि साची की रही सही दुनिया भी उजाड़ देता है। अरे तो बस कर, अब कितना रोएगी? मेरे कपड़े गीले कर दिए। एजीज का तो टेप रिकॉर्डर ही अटक गया। ऊ करके कान पका रखे हैं बेटा इसने भी इतनी देर से। अच्छा हुआ तू आ गया। साची सरला के धक्का देते ही जमीन पर गिर पड़ती है। देखते ही देखते सरला के चेहरे का भाव एक पल में ममतामयी माँ से एक चालाक लोमड़ी जैसा हो जाता है। ओ मेरे लाडले, कैसा है तू? दुबला हो गया है। गांव से नौकरानी भेजी तो थी तेरे साथ, ये तुझे ठीक से खाना नहीं देती क्या? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? अभी तो आप। ये सुन शरद, तारा, जगदीश और सरला चारों एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं। ओह गॉड सरला आंटी, आपने तो इसे ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी। बेचारी को लगा उसकी मम्मी जी उसे बचाने आई है। बताओ कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? हो, अरे भाई सफर में थक गए। ए बहू, जा हमारे लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय और नाश्ता ला। मुंह क्या ताक रही है? जा, तेरी तो ड्यूटी है ना। और मैं मेरी तारा बिटिया के लिए एक बढ़िया सिगरेट का डब्बा लाया हूँ। वाओ सच अंकल, यू आर द बेस्ट। तो यानी आप सबको सब पता था तारा के बारे में, लिव इन के बारे में? अरे भोली चिड़िया, पता क्या था? ये सब तो हमारी ही मर्जी से हो रहा है। और लिव इन क्या होता है ये तो चोचले है। हमारा बेटा तो तारा बिटिया को ही सब मानता है, बस इतना ही काफी है। क्या? देख, हमारा शरद मॉडर्न ख्यालों का है, उसे तारा पसंद है। लेकिन तारा ना तो घर का काम जानती है, ना ही समाज में हमारे रिश्तेदारों के सामने पेश करने लायक है। हमें समाज को दिखाने के लिए एक सती सवित्री बहू चाहिए थी। एक ऐसी बहू जो घर संभाले, हमारे पैर दबाए और दुनिया के सामने हमारी इज्जत बढ़ाए। एग्जैक्टली, इसीलिए तो तुमसे शादी की साची। तुम मेरी पत्नी नहीं, बस एक सोशल सर्टिफिकेट हो। मेरी असली खुशी तो तारा है, मेरी मोहब्बत। अब ये सब ये करती तो कैसा अजीब लगता ना। अब मेरी डार्लिंग को ये सब सूट नहीं करता और मॉम डैड को मेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। धोखा, ये पाप है। आप लोगों ने एक जिंदा इंसान को खिलौना समझा, मेरे माँ बाप के भरोसे का कत्ल किया। क्यों? आखिर क्यों मेरी जिंदगी नर्क बनाई? अगर नौकरानी चाहिए थी तो पैसे देकर रख लेते, मुझे ब्याह कर क्यों लाए? जुबान लड़ाती है बदतमीज। अच्छी बहुएं सास से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि तू इस घर के काम करे और हमारा मुंह जोती रहे। अगर तूने चू भी की तो शरद जो करेगा सो करेगा। मैं तेरी वो हालत करूंगी कि तू मौत की भी भीख मांगेगी। समझी ना? वाह आंटी, मजा आ गया। सीरियल वाला ड्रामा वंस मोर। आंटी एक और बार। श्योर। और सरला तारा को खुश करने के लिए बेचारी बेबस साची के कस के 2 लात और मारती है। साची जिसे अपना रक्षक समझ रही थी, वो ही सब भक्षक निकले। अब वो पूरी तरह अकेली थी और एक ऐसे चक्रव्यूह में जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद साची का नर्क और भी बदतर हो गया। पहले सिर्फ शरद और तारा थे, अब सास ससुर भी उस पर हुकूमत चलाने लगे। साची इंसान नहीं, एक मशीन बनकर रह गई थी। दूसरी तरफ तारा कांच के आगे बैठकर तैयार हो रही थी। साची कमरे में पोछा लगा रही थी। ए साची, मेरी साड़ी की प्रेस ठीक नहीं हुई, इधर आ तो। साची पास जाती है तो तारा अपनी हेयर स्ट्रेटनर मशीन साची के हाथ पर लगा देती है और वो जल जाता है। ओहो, गरम था क्या? पता नहीं, मैंने तो छुआ नहीं। साची रोते हुए किचन के कोने में बैठकर अपने जले हुए हाथ पर हल्दी लगा रही थी। हे कान्हा जी, ये कैसी परीक्षा है? मेरे हाथ की लकीरें मिट रही है, मेरा वजूद भी मिट रहा है। क्या मेरा यही अंत है? वो सुबकते हुए सो जाती है। अब तो उसकी रोज की यही दिनचर्या थी, उठना, काम करना, पिटना, जलना, तड़पना और रोकर सो जाना। उस दिन घर में एक और मेहमान आ धमकी थी। सबको मेरा सरप्राइज, मैं आ गई। हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। ए भाई, साहब लोग कहाँ गए? सलोनी की आवाज सुनकर साची पलटकर उसकी तरफ देखती है और सलोनी जैसे ही साची की ऐसी हालत देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। भाभी, ये आप हो?
सलोनी, मैंने अभी सफाई की है, बस अभी चाय लाती हूँ। मुझे मारना मत, मैं भीख मांगती हूँ, उसमें सब काम कर दूंगी, बस मारना मत मुझे। सलोनी ये सुनकर सन्न रह जाती है। मुझे मारना मत? उसकी हंसमुख भाभी जो घर की रौनक थी, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? सलोनी दौड़कर साची के पास जाती है और उसे उठाती है। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? और ये क्या हालत है आपकी? हे भगवान, ये घाव कैसे? भैया कहाँ है? माँ कहाँ है? दूर रहो मुझसे, तुम सब एक हो, सब नाटक करते हो, पहले प्यार दिखाते हो, फिर नोच खाते हो, जाओ यहाँ से। साची का डर और अविश्वास और ऐसी हालत देखकर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, कसम है मुझे आपकी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। मुझे सच बताइए, इस घर में क्या चल रहा है? तभी अंदर से शरद और तारा की हंसी की आवाज आती है। सलोनी चौंककर बेडरूम की तरफ देखती है कि शरद तारा को गोद में लिए भरपूर रोमांस कर रहा था। अब तो सलोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका भाई, ये देवता जैसा भाई कैसा शैतान लग रहा था। भैया, और ये औरत? भाभी, ये सब आखिर क्या हो रहा है? साची दीवार के कोने में दुबक जाती है। सलोनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी मासूम भाभी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। अंधेरे की इस सुरंग में क्या सलोनी एक किरण बनकर आई है? लेकिन क्या सलोनी वाकई साची का साथ दे पाएगी, या परिवार के दबाव में वो भी टूट जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उसे कितना भी जोड़ लो, दरारें रह ही जाती हैं। साची का भरोसा उसके अपनों ने ही इतनी बार तोड़ा था कि अब अगर कोई मलहम भी लगाए तो उसे वो भी नमक जैसा लगता था। भाभी, मेरी बात तो सुनो। दूर रहो, प्लीज दूर रहो। क्या चाहिए तुमको? मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं, पोछा भी लगा दिया है, और अब क्या जान लोगी मेरी? जाओ यहाँ से, सब एक जैसे हो, मैं जानती हूँ। भाभी, कसम है मुझे आपकी, मैं वैसी नहीं हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद? कैसी मदद? वैसी ही मदद जैसे तुम्हारी माँ ने की थी, पहले गले लगाया और फिर वही गला काट भी दिया। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी, ये दिलासे, ये झूठे वादे, ये सब मेरे जख्मों को और गहरा करते हैं। सलोनी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। साची मुड़कर लंगड़ाते हुए किचन की तरफ चली जाती है। सलोनी उसे जाते हुए देखती है। मैं जानती हूँ भाभी, आपका दिल छलनी है, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको इस नर्क से निकालूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे इस पाप की लंका में एक ऐसा विभीषण लाना होगा जो रावण का अंत कर सके। सलोनी ने घर का माहौल थोड़ा सामान्य करने की कोशिश की। सभी सोफे पर बैठे थे कि तभी डोरबेल बजती है। लगता है वो आ गया। कौन आ गया? और ये क्या सस्पेंस बना रखा है तूने? शहर में तू हमारे लिए आई है या किसी और के लिए? सलोनी दरवाजा खोलती है। सामने एक बेहद स्मार्ट, सुलझा हुआ और अमीर दिखने वाला लड़का खड़ा था। भैया, माँ, इससे मिलिए, ये शिव है। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। हेलो शरद। शरद और सरला शिव के कपड़े, उसकी घड़ी और बाहर खड़ी महंगी गाड़ी देखकर ही समझ जाते हैं कि लड़का बहुत बड़ी पार्टी है। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ ना, अंदर आओ, खड़े क्यों हो? बैठो बेटा, बैठो। सलोनी ने तुम्हारे बारे में बताया था, बड़े रईस खानदान से हो सुना है। भगवान की दया है अंकल, और सलोनी का साथ है तो सब अच्छा ही है। दरअसल मैं और सलोनी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसलिए आज आपसे मिलने आया हूं। लड़का तो ठीक है, वैसे करते क्या हो? जी, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और कुछ होटल्स भी हैं। शिव और परिवार बातें कर ही रहे थे कि तभी शिव की नजर किचन की तरफ जाती है, जहां साची खड़ी थी। मैले कपड़ों में, पसीने से तरबतर, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और चेहरे पर बेबसी। शिव साची को देखता रह जाता है। इस आलीशान घर में जहां सब टिपटॉप बनकर बैठे हैं, वहां ये औरत किसी भिखारी से भी बदतर हालत में क्यों है? आंटी, वो कौन है किचन में? काफी परेशान लग रही है। अरे वो तो बस हमारी काम वाली है। काम वाली? लेकिन आंटी, मैंने देखा है वो अलग लग रही है। इससे पहले कि सरला कोई और झूठ बोलती, सलोनी बीच में कूद पड़ती है। अरे माँ का मतलब है इस घर का हर काम संभालने वाली मेरी भाभी यानी शरद भैया की बीवी और माँ की बहू साची हैं। क्या? शरद की वाइफ?
शिव की नजर अब शरद पर जाती है, जिसके बगल में तारा अधनंगे कपड़ों में बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। तारा ने अपना सिर शरद के कंधे पर रखा हुआ था और हाथ उसकी जांघ पर था। 1 मिनट, अगर वो किचन वाली महिला शरद की पत्नी है तो फिर ये कौन है जो शरद से फेविकॉल की तरह चिपकी हुई है? What do you mean by ये कौन है? मैं शरद की। अरे शिव, तुम भी ना, ये तारा है भैया की पर्सनल सेक्रेटरी। अब तुम तो जानते हो सेक्रेटरी को बॉस के साथ कितना समय बिताना होता है। हाँ, You? How dare you? शरद तारा का हाथ चुपके से दबाकर उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। बेचारी तारा तो महारानी से नौकरानी जैसा महसूस कर रही थी। पर्सनल सेक्रेटरी? वाओ, पर इतना भी क्या पर्सनल सर्विस है भाई, जो फैमिली डिस्कशन के बीच में भाभी की जगह इस सोफे पर पति के साथ चिपक कर बैठी है। हाँ? आजकल सेक्रेटरीज को ऑफिस में काम नहीं होता है क्या? वो क्या है ना शिव, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, तारा और मैं एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करते हैं, तो इससे आदत हो गई है। तारा, थोड़ा उधर बैठो। तारा पैर पटकते हुए गुस्से में भुनभुनाते हुए थोड़ी दूर खिसक जाती है। अब सांची लड़खड़ाती सी कांपती सी ट्रे लेकर हॉल में आती है। च च च चाय। शिव चाय का कप उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो कप पकड़ता है, उसकी नजर सांची की जली हुई कलाई पर जाती है, तो वो बेबस उसकी आंखों को देखता है। तुम्हारी आंखें किसी कैद हिरन की तरह लग रही है सांची, जैसे तुम यहाँ जी नहीं रही बल्कि किसी ना दिखने वाली कैद में हो। कितने जख्म हैं तुम्हारे इस बदन पर, पता नहीं तुम रोती भी होगी या नहीं। सांची कप देकर मुड़ने ही वाली थी कि शिव उसका हाथ थामकर उसे रोक लेता है। हाँ, जी क्या हुआ? चाय ठीक नहीं बनी? अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए ना यहीं भैया के पास। जी नहीं, मुझे काम है। काम तो होता रहेगा, आज मैं आया हूं ना, तो फैमिली फोटो तो बनती है। शिव जबरदस्ती उसे शरद के पास बैठा देता है। शरद ये देख चिढ़ जाता है। सांची सहमी सी थी। अरे शरद भाई, ये फैमिली फोटो है, ऑफिस फोटो नहीं। सेक्रेटरी साहिबा को साइड में कीजिए। भाभी आप आइए यहाँ अपने पति के पास, और भैया जरा सा भाभी से चिपक कर। शरद का खून खौल रहा था, लेकिन शिव के स्टेटस और सलोनी के रिश्ते की खातिर उसे चुप रहना पड़ा। तारा, तुम साइड हो जाओ। आओ सांची, मेरे पास आओ। तारा गुस्से में पैर पटकते हुए फ्रेम से बाहर चली जाती है। वो कोने में खड़ी होकर किसी जलकुकड़ी की तरह सांची को घूर रही है और शरद सांची को बाहों में थाम लेता है। तस्वीर क्लिक होती है। आज न जाने कितने जमाने बाद सांची को उसके पति की छुअन नसीब हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। और करो सब स्माइल। डन। अब ये फोटो हमेशा दिल में रहेगी। मैं सलोनी से कह ही रहा था कि मुझे ऐसे ही परिवार से जुड़ना है, जहां हर रिश्ता पानी जैसा साफ हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं चलता हूं अब। शिव के जाते ही अचानक से घर का माहौल बदलकर नरक सा हो जाता है। What the hell was that? सेक्रेटरी? सलोनी, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे उस लड़के के सामने सेक्रेटरी बोलने की? मेरे इंसल्ट करा दी। हाँ सलोनी, ये क्या तमाशा था? और उस मनहूस को बहू बताने की क्या जरूरत थी? कह देती काम वाली है, 2 कौड़ी की लड़की हमारे परिवार की फोटो में आएगी क्या? तेरे रिश्ते की वजह से चुप रहा मैं, वरना उस लड़के को बता देता कि इस घर की मालकिन कौन है। तो क्या कहती भैया कि ये लड़की आपकी लिव इन पार्टनर है और मेरा भाई अपनी पत्नी को घर में रखकर बाहर वाली के साथ अय्याशी करता है? कौन करता फिर मुझसे शादी? हाँ, शिव का परिवार संस्कारी है भैया, अगर उन्हें पता चलता तो ये रिश्ता कभी नहीं होगा। तो ना होता रिश्ता, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मेरी तारे की बेइज्जती करवाई और इस चिलगोजी सी सांची को मेरे पास बिठा दिया। भैया प्लीज, बस कुछ दिन, जब तक मेरी और शिव की सगाई नहीं हो जाती तब तक ये नाटक कर लीजिए। और सच तो यही है ना भैया कि भाभी ही आपकी असली पत्नी है, कानूनन भी और सामाजिक रूप से भी। तो सच को मान लेना गलत कैसा? पत्नी पत्नी पत्नी, दिमाग खराब कर दिया इस शब्द ने। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुझे, आज फोटो जो खिंचवा ली मेरे साथ, बहुत हीरोइन बन रही थी उसके सामने। पत्नी बनना है तुझे? है ले, मैं बनाता हूं तुझे पत्नी। मैंने कुछ नहीं किया शरद जी, उन्होंने बुलाया तो। चुप, एकदम चुप। देख, मेरी तारा है मेरी असली पसंद, और तू सिर्फ एक मजबूरी है। पत्नी माय फुट। देख तो कैसे चिपक कर खड़ी थी मुझसे बेशर्म। हट यहां से। शरद पूरी ताकत से सांची को धक्का देता है। सांची सोफे से टकराते हुए जोर से जमीन पर गिरती है।
वो अपने हाथों के बल गिरती है। सांची औंधे मुंह वहां पड़ी थी। हाथ में हरी कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में फिर से चुभने से खून बह रहा था और जो जख्म ठीक भी नहीं हुए थे वो फिर से हरे हो उठे थे। मेरा हाथ, मैंने क्या किया था शरद जी ऐसा? कीचड़ को कीचड़ भूलना नहीं चाहिए। तू मेरी जूती लायक ही है, बड़ी आई मेरी शरद बेबी से चिपकने वाली। तारा भी एक लात सांची को टिका ही देती है। अब बारी सरला की थी। अच्छा हुआ, बहुत शौक था ना चूड़ियां पहनने का, अब बैठकर निकाल कांच के टुकड़े। सब सांची का तड़प का मजाक उड़ा रहे थे। सांची धुंधली आंखों से अपनी कलाई से बहते खून को देख रही थी। उसे लगा आज सब खत्म हो गया। तभी दरवाजे से आवाज आती है। सब देखते हैं कि दरवाजे पर शिव खड़ा है। वो गया नहीं था। शिव की आंखों में अब एक क्रोध धधक रहा था। उसने शरद को धक्का देना, सांची का गिरना और घर वालों की क्रूर हंसी सब देख लिया था। भाभी, अरे सांची, ये कैसे गिर गई तुम? देखो, चोट लगा ली ना खुद को। संभालो यार पागल। देखो तो सलोनी, कितनी पागल है तुम्हारी भाभी। सबका ध्यान रखते रखते हमेशा खुद को चोट लगा देती है। शरद सांची के पास जाकर उसे संभालने लगता है, मगर सांची शरद की छुअन भर से कांप उठती है। नहीं, मारना मत। देखा मैंने, सब देखा। तो ये है आपके संस्कारी परिवार की असलियत। मैं क्या कहूं सलोनी, अब जो मेरी आंखों ने देखा, उसके बाद इस घर में रिश्ता करना मेरे लिए संभव नहीं है। जहां नारी को ठोकर में रखा जाता है, वहां की लड़की अपने साथ लाना मेरे बस की नहीं। और शरद, तुम सेक्रेटरी को जितनी इज्जत देते हो ना, उसका जरा सा भी भाभी को दे देते तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाती। शिव, तुम गए नहीं? नहीं, जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। बस नहीं शिव, ऐसे मत जाओ। ये सब ऐसे है, इसमें मेरी क्या गलती? शिव। शराफत का नकाब उतर चुका था। शिव ने देख लिया है उस रावण का असली चेहरा। लेकिन क्या शिव का ये गुस्सा सांची को न्याय दिला पाएगा? सांची की कलाई से बहता ये खून क्या बदलाव लाएगा? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की ये कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज रिडिकुलस शरद। वो गवानन अब हमारे साथ सोफे पर बैठेगी और मैं कोने में खड़ी रहूंगी, वो भी उस शिव की वजह से। बेबी नो ना। अरे बेबी, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है उस मनहूस को सिर पर चढ़ाने का? ये सब तो बस कुछ दिनों का नाटक है। सही कह रहा है मेरा बेटा। देख तारा, शिव बहुत बड़े घर का है। अगर सलोनी की शादी वहां हो गई तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। सही बात है। ऐसे समय में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और सांची तो वैसे भी गधी है, गधी। असली मालकिन तो तुम ही हो तारा बेटी। सांची दीवार की ओट में खड़ी ये सब सुन रही थी। हे ईश्वर, मुझे लगा था शायद इनके पत्थर दिल में थोड़ी जगह बन गई होगी, लेकिन नहीं। मैं तो बस एक मोहरा हूँ, सब झूठ ही रहेगा। मैं बीवी होकर भी इस घर में एक रखेल से बदतर हूँ। और वो तारा, वो ही है इनकी असली दुनिया। फिर मैं क्यों हूँ यहाँ? वो मेरा दम घुट रहा है। सांची अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह छिपाकर रोते हुए बाहर भाग रही थी। सामने शिव खड़ा था। शिव सांची को अपनी मजबूत बाहों में संभालता है। संभलकर भाभी, आप ठीक तो है? सांची नजर उठाकर शिव को देखती है और उसके आंसू छलक जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों में ये आंसू? मैं समझ गया, आपने तो मुंह ना खोलने की कसम खाई है ना भाभी। लेकिन मैं जानता हूँ इस घर की कैद ने आपको कितना तोड़ दिया है। घुटन हो रही है ना अंदर? चलिए मेरे साथ। शिव सांची का हाथ इस तरह थामता है जैसे उसका हक हो सांची पर। तभी पिलर के पीछे छिपी सलोनी ये उदास होकर सब देख रही थी। आंटी, शरद, मैं और सलोनी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि भाभी भी हमारे साथ चली। अरे बेटा शिव, इस मुई, मेरा मतलब है सांची को क्यों ले जा रहे हो? और वैसे भी जिसकी खुद की पसंद इतनी घटिया हो वो क्या शॉपिंग करवाएगी? देखो तो कैसे गलीज कपड़े पहनती है ये। कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते आंटी। और रही बात पसंद की, तो मुझे भाभी की पसंद पर पूरा भरोसा है। चलिए भाभी। हाँ माँ, जाने दो ना। शिव कह रहा है तो मना मत करो। जा सांची, तैयार हो जा। अरे तारा बेबी, हम तुम अब घर में कमरे में बंद हो सकेंगे ना? खूब प्यार करने को मिलेगा।
साची अपनी सबसे बेस्ट मगर सादी साड़ी पहनती है, अपने बालों की चोटी गूंथती है, आईने में देखती है कि वो कितनी फीकी लग रही थी। कोई श्रृंगार नहीं, ना कोई हंसी, बेजान सी लग रही थी साची। शिव, साची और सलोनी घर से बाहर आते हैं। शिव एक ऑटो रिक्शा रुकवाता है। बैठिए भाभी। बाय सलोनी। अरे सलोनी, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? नहीं भाभी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। आप शिव के साथ जाइए, वो आपको बोर नहीं होने देगा। ध्यान रखना शिव का। सलोनी दूसरा ऑटो पकड़कर चली जाती है। अब साची थोड़ी सहम गई थी। एक पराये मर्द के साथ अकेले जाना, वो भी उसका होने वाला नंदोई। आपका ध्यान मैं रखूं? ये क्या बोल कर गई शिव? मैं हूं ना, हम दोनों का ध्यान रखने के लिए। भैया चलो। शिव की आंखों में जो एक विश्वास था, साची उसकी ओर खींची चली गई। ऑटो चलने लगता है। हवा के झोंके साची के चेहरे को छू रहे थे। साची ने न जाने कब से खुली हवा में सांस नहीं ली थी। तभी शिव धीरे से हाथ बढ़ाता है और साची की गुथी हुई चोटी का रबर बैंड खींच देता है। शिव, ये क्या किया आपने? आप? साची के काले घने बाल हवा में लहराने लगते हैं। वो हड़बड़ाकर अपने बालों को पकड़ने की कोशिश करती है। खुले रहने दीजिए ना, ऐसे ही अच्छी लगती हैं आप। और खुद को नहीं तो कम से कम अपनी जुल्फों को तो आजाद कर ही लो आप साची। ये सुन साची का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। आज शिव ने उसे भाभी नहीं बोला था, उसने उसका नाम लिया था, साची, वो भी हक से। साची शर्मा जाती है। जो आईने के सामने वो फीकी लग रही थी, इस शर्म ने साची के चेहरे पर रौनक ला दी थी। शिव साची के लिए ढेरों रंग बिरंगी साड़ियां निकलवाता है। साची दाम देखकर मना करती है, लेकिन शिव जबरदस्ती पैक करवाता है। लाल रंग बहुत फपता है आप पर, मना मत करिए। आखिर मैं भी तो आपका कुछ लगता हूँगा ना साची। जब भी आप मेरा नाम पुकारते हैं, लगता है कोई अपना पुकार रहा हो। तो समझ लीजिए मैं कोई अपना ही हूँ। अब तो ये ले लो साची। शिव साची को और खुश करने के लिए उसे कुल्फी खिलाता है। साची बच्चों की तरह कुल्फी खा रही थी, तो झूले झूलते हुए बच्चों की तरह डर भी रही थी। वो डर के मारे शिव का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अब डरना नहीं है, मैं हूं ना साची। मजा आ रहा है शिव। साची को खुश देख शिव भी खुश था। और शाम होते हुए दोनों लौट आते हैं। ये आपके लिए। इसमें क्या है? और इतना सब तो दिला दिया। ये लेंगी तो ये तोहफा खास बन जाएगा साची। कल फिर मिलता हूँ। शिव चला जाता है। साची घर के अंदर जाती है, वापस उसी जेल में, और कांपते हाथों से पैकेट खोलती है। अंदर लाल कांच की चूड़ियां, एक पत्ता लाल बिंदी और लाल कंगन थे। कहा था लाल रंग फपता है आप पर। इसे पहनकर आप मुरझाए फूल से बारिश का खिला फूल बन उठेंगी साची। साची की धड़कनें बढ़ रही थीं। शिव, एक नाम ही तो थे तुम, फिर क्यों गूंज रहे हो मन के भीतर मेरे? लग रहा है जैसे कल जल्दी शुरू हो और मैं तुमसे फिर मिलूं। साची और शिव अक्सर शॉपिंग के लिए बाहर जाने लगे। शिव रोज साची का हाथ देखता, मगर उसने कंगन नहीं पहने होते थे। और कुछ दिनों बाद अब साची बदली सी लग रही थी। आज उसने शिव के दिए लाल कंगन पहने थे, माथे पर लाल बिंदी और होठों पर लाल लाली थी, और उसके चेहरे पर थी खिली मुस्कुराहट। तारा सोफे पर बैठी साची को तैयार होकर जाते हुए उसे घूर कर देख रही थी। सलोनी डार्लिंग, तुम अंधी हो क्या? वो तेरी भाभी नहीं, तेरी सौतन बनने में लगी है। देख तो कैसे सज धज कर जाती है तेरे मंगेतर के साथ। मैं तो कभी ना सहती। कम ऑन तारा, शिव मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो भला भाभी के साथ क्यों चिपकेगा? उसे बस भाभी पर तरस आता है। ही वॉन्ट्स टू मेक हर फील गुड। फील गुड? कुछ ज्यादा ही गुड ना फील कर जाए ये साची। फील गुड को फील हवस ना समझ बैठे। देख लो, मैं तो इशारा दे रही हूँ। क्या पता शिव ना फिसले पर ये साची डोरे डालने लगे। फिर मत कहना मैंने वार्निंग नहीं दी थी। सलोनी की हंसी गायब हो जाती है और वो सोच में डूब जाती है। उधर शिव आज साची को शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक शांत नदी के किनारे ले आया था। चारों तरफ हरियाली है, पक्षियों की चहचहाहट थी। शिव, ये हम कहाँ आ गए? ये तो बहुत दूर है। एक जादुई दुनिया में। आप उस जेल से निकलती कहाँ हो साची? अब निकली हो तो ये दुनिया भी देखो, गहराई तक। गहराई तक? मतलब ये। इससे पहले कि साची कुछ समझ पाती, शिव ने उसे बाहों में उठाया और छलांग लगा दी। दोनों नदी में गिरते हैं। साची घबरा जाती है। शिव, ये क्या किया? मैं भीग गई। कितने बुरे हो तुम। कोई ऐसा करता है क्या भला? डर गई? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। दोनों भीग चुके थे। साची की साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी। शिव साची की कमर थामकर उसे करीब करता है और बाल हटाने लगता है।
साची भी अपनी सारी मर्यादाएं, सारा डर भूल गई थी। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। एक अजीब सी कशिश है तुम में शिव। मैं भूल सी गई हूँ कि मैं शरद की पत्नी हूँ। मैं भी भूल जाना चाहता हूँ कि मैं किसी का मंगेतर हूँ। दोनों की बाहें एक दूसरे में कस जाती हैं। सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और शिव का चेहरा साची के चेहरे के करीब और करीब आता है। साची शर्मा रही थी, उनके होंठ बस मिल ही रहे थे कि साची और शिव रुक जाते हैं और देखते हैं किनारे पर शरद खड़ा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। साथ में सलोनी और तारा भी थे। तारा ही तो थी उनको यहाँ लाने वाली। उसे तो ये देखकर बड़ा मजा आ रहा था। शरद जी, सलोनी। शरद तेजी से पानी में उतरता है और साची की तरफ बढ़ता हुआ उसके बाल खींचता है। तो ये चल रहा है यहाँ, शॉपिंग के नाम पर ये गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। यही फटीचर मिली तुझे आशिकी करने के लिए? मेरी बहन क्या कम थी जो? छी, आथू। शरद मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। चुप, एकदम चुप, एक शब्द भी मत बोलना। और तू बड़ी सती सावित्री बनती थी ना? पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर मैं और चुम्मा किसी और का। इतनी ही आग लगी थी भीतर कि पति के पीठ पीछे पराये मर्द के साथ पानी में शोला बन रही है। तू घर चल बस। नहीं। बस भी करो भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप दोनों किस करने वाले थे। मुझे घिन आ रही है। तारा सही कहती थी, आप हो बच्चलन, सच में हो। नहीं। मेरी बात तो सुनो। एक पल की आजादी ने सांची को फिर से उसी कलंक के दलदल में धकेल दिया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? क्या ये शुरू होती प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? जानने के लिए देखिए अरमानों की डोली का क्लाइमैक्स एपिसोड, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शरद क्रोध से आग बबूला होकर साची के गाल पर जोरदार तमाचा मारता है और साची लड़खड़ा कर गिरती है। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटवा दी तूने। मेरे ही पैसे पर पलती है और मेरी आंखों के आगे रंगरलियां मना रही है। शरद, उस पर हाथ मत उठाना। खबरदार जो उसे छुआ भी तो। इसमें सांची की कोई गलती नहीं है। कोई तो मेरी बात सुनो। मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। सलोनी, भाभी ने कुछ नहीं किया, वो तो बस गलती मेरी ही है। मर जा तू ना, बहक गया था। भाभी बेकसूर है, मुझे माफ कर दो सलोनी। पर मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि शादी तुमसे ही करूंगा। भाभी के लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है शिव, अगर तुम माफी मांग रहे हो तो मैं माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद तुम भाभी से दूर रहोगे, बस। वादा करता हूँ भाभी, आज से हमारे रास्ते अलग। शिव का भाभी कहना सांची के दिल पर पत्थर की तरह गिरा। एक पल के लिए जो उम्मीद का दिया जला था वो बुझ गया था। सांची ने मान लिया कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। शिव ने रिश्ता तो बचा लिया, लेकिन सांची की रूह मर गई थी। घर में शहनाइयां बज रही थी, शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन सांची के लिए वो घर अब पहले से भी ज्यादा बदतर जेल बन चुका था। क्यों सांची, बहुत शौक था ना प्यार करने का? देख लिया अंजाम। तू नौकरानी थी, है और रहेगी। तुझे औरत होने का सुख ना इस घर के अंदर मिलेगा ना बाहर। सांची का पांव जमीन पर पड़े सामान से टकराता है और उसकी उंगलियां छिल जाती हैं, खून बहने लगता है। शिव दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन वो मजबूर था, इसलिए वो मुट्ठी भींचकर ही रह जाता है। सांची जैसे ही उसकी तरफ देखती है, शिव अपनी नजरें चुरा लेता है और सांची का दिल और टूट जाता है। शिव और सांची जो एक दूसरे की झलक के लिए तरसते थे, वो अब एक दूसरे को अनदेखा कर गुजर रहे थे और शादी का दिन आ गया। सांची अपने कमरे में अंधेरे में बैठी थी। उसके पास पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा नहीं था। एकदम उदास सी बैठी थी बेचारी कि तभी दरवाजे पर एक खटखट होती है और उसे चौखट पर एक पैकेट रखा मिलता है। सांची पैकेट खोलती है तो अंदर एक सुर्ख लाल रंग की सुंदर साड़ी थी। कहा था ना, लाल रंग आप पर बहुत फबता है। सांची समझ गई थी कि शिव ने ही ये साड़ी भेजी है। वो साड़ी को सीने से लगाकर रो पड़ती है। शिव, ये तुम्हारा आखिरी तोहफा है ना? आज मैं इसे ही पहनूंगी। भले ही मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारे दिए गए रंग में रंग तो सकती हूँ शिव। सांची तैयार होती है। वही लाल साड़ी, शिव के दिए कंगन और माथे पर लाल बिंदी, मानो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो तैयार होकर सलोनी के कमरे में जाती है। सलोनी दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। सलोनी, क्यों आई हो अब आप यहाँ?
सलोनी, मेरी बात सुनो छोटी। जानती हूँ मैंने जिस हद को लांघा है उसकी कोई माफी नहीं है, मगर बस इतना कहूंगी कि शिव तुम्हारा ही है और हमेशा रहेगा। ये तो खामखा मैं बीच में लालची बनकर आ गई। चेहरे पर लगी उस ठंडी हवा के झोंके को ही सच मान बैठी थी। मुझे अच्छा लगने लगा था सलोनी, मैं सांस लेने लगी थी, मानो जैसे जिंदगी फिर से बाहें खोले मुझे बुला रही हो। और फिर असलियत ने मेरे मुंह पर वैसे ही तमाचा मारा जैसे तुम्हारे भैया ने मारा था, कस के, और कहा, ए साची, ये शिव सलोनी का है, बस सलोनी का, छोड़ उसे, अपनी बुरी नजर मत डाल इस पर, समझी? भाभी आप भी ना। सच्ची पगली, तूने मेरे लिए इतना किया, अब मुझे भी कुछ करने दे। ये सिर पर चुनरी मुझे उड़ाने दे और मंडप तक ले जाने दे। तुझे शिव की दुल्हन बनता देखूंगी तो शायद मेरे पाप भी धुल जाएंगे। सलोनी कुछ नहीं बोलती, बस सांची को चुनरी ओढ़ाने देती है। अब सांची उसे लेकर मंडप की तरफ बढ़ रही थी। शरद, सरला, जगदीश और तारा सब सलोनी को आता देख खुश हो रहे थे। सामने मंडप में दूल्हा बने शिव की नजरें सिर्फ सांची पर टिक रही थी। लो, आ गई हमारी बिटिया। कौन थे तुम शिव, जो अचानक मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आए और सब शांत करके चले गए? पास होकर भी तुम कितने दूर हो मुझसे। जब तुम सामने होती हो तो दुनिया धुंधली सी लगती है सांची। काश हम दोनों के बीच ये दूरी मिटा सकता मैं। सांची सलोनी का हाथ शिव के हाथ में देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सलोनी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ये क्या कर रही हो सलोनी? पीछे क्यों हट रही हो? दुल्हन को आगे जाना होता है, पीछे नहीं। हाँ भाभी, मैं भी वही कर रही हूँ। मैं भी तो बस दुल्हन को दूल्हे तक ले जा रही हूँ भाभी। क्या? मगर दुल्हन तो तुम हो। नहीं भाभी, दुल्हन मैं नहीं, आप हैं। देखिए ना, शिव के प्यार का लाल रंग तो आप पर सजा है। जानती हूँ ये साड़ी शिव आपके लिए ही लेकर आया था, और ये भी जानती हूँ कि वो आपसे कितना प्यार करता है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। शरद और सरला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब ये कि शिव और मैं डेट जरूर कर रहे थे, पर इतनी भी सीरियस नहीं कि शादी ही कर लें। ये सब बस एक नाटक था, आपको बचाने का नाटक। एक छोटा सा फ्लैशबैक चलाएं। जब भाभी से मेरी बड़े दिन से बात नहीं हुई तो मैंने शिव को भाई के घर पर खोज खबर के लिए भेजा, और शिव जाकर सांची का दरवाजा खटखटाता है। सांची दरवाजा खोलती है। उसकी हालत बेहद खराब है, नजरें झुकी हुई हैं। साहब घर में नहीं है, तारा मैम को बुलाऊं क्या? आप कौन? मैं सांची। तो फिर से दरवाजे पर नैन मटक्के करने लग गई। देखो तो कौन है। तारा के आने से पहले शिव अचानक से सांची का हाथ थामता है और सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। और तारा के आने तक शिव गायब हो जाता है। सांची तो हैरान ही रह गई थी कि तभी तारा आकर सांची को जोर से धक्का देती है। शिव ये सब अत्याचार देख लेता है और बाहर जाकर सलोनी को कॉल करता है। तब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, और तब से शिव ने हर पहर आप पर नजर रखी भाभी। आपके हर आंसू का हिसाब रखा। उसे आपके दर्द से इतना प्यार हो गया था भाभी। ये सब भी इसलिए किया ताकि आप अपने लिए लड़ो। इसका मतलब उस दिन जिसने मेरा हाथ थामा था वो स्पर्श तुम्हारा था शिव। तभी तुम मुझे कुछ अपने से लगे थे। इतना प्यार कैसे और क्यों शिव? मैं तो एक टूटी हुई चीज हूँ। प्यार चीजों से नहीं, रूह से होता है सांची। जिसका दर्द बांट सकूं, जिसके दुख चूम सकूं। ऐसे ही एक हमसफर की तमन्ना थी और तुम टकरा गई। लगा जैसे तुम्हारा दर्द बस तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। ये चोट तुम्हारे तन पर नहीं, मेरे तन पर भी लगी है। मुझे तुमसे बहुत इश्क हो गया है सांची। शिव। सलोनी, ये क्या बकवास चल रही है? सांची मेरी बीवी है और तू शिव मेरी बीवी पर डोरे डाल रहा है, घटिया आदमी। जैसे ही सांची ये सुनती है, उसकी भीतर की दबी आवाज दहाड़ बनकर गूंज उठती है। चुप, एकदम चुप। बीवी, पत्नी, मतलब भी पता है तुझे इन शब्दों का? सिर्फ बिस्तर गर्म करने से कोई पत्नी नहीं हो जाती शरद, वरना कोठों पर बैठी हर औरत पत्नी कहलाती। कैसा नीच आदमी है रे तू, जिसके अंदर जरा सी लाज, दया, इंसानियत कुछ भी नहीं है। खुद तारा के साथ सारे दिन चिपका घूमता है, तब सही गलत नहीं सूझी तुझे। और तू तारा, तू इस शरद के लायक ही है। और सुन, रगड़ना, इस शरद को पायदान की तरह रगड़ना। इससे पहले कि वो तुझे किसी दूसरी सितारा से बदल दे, उससे पहले तू ही इसको रगड़ डालना, क्योंकि ये आदमी किसी का नहीं हो सकता। बदतमीज, ऐसे बात करेगी मेरे बेटे से? बुढ़िया, चुप, एकदम चुप।
मेरा बेटा अकेला तेरा ही बेटा नहीं है इस दुनिया में, मैं भी किसी की बेटी थी, समझी ना? जिसे तुम सबने मिलकर जिंदा लाश बना दिया, नौकरानी बना डाला। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। अरे ये अनजान लड़का था जिसने मुझे सांस देने के लिए इतना बड़ा नाटक रचा, और तुम अपने होकर मेरा गला घोटते रहे। अरमानों की डोली सजाने आई थी ना तुम्हारी चौखट पर, उसी डोली को मेरी अर्थी बना डाला तुम सबने। देख रहे हो? नजर झुकाओ अपनी, और खबरदार किसी ने नजर उठा भी ली तो किसी को इतना मत सताओ कि वो डरना ही भूल जाए। और बस सांची अपनी कलाई से शरद के नाम की वो टूटी हुई चूड़ियां नोचकर फेंक देती है, मांग कोरी कर लेती है और हो जाती है आजाद। हाँ शिव, अब आजाद हूँ मैं। तुम्हारी सांची आजाद है हर कैद से, हर रिश्ते से। सांची अपने खुले बाल लहराते हुए दौड़कर शिव की बाहों में जा समाती है। शिव उसे कसकर थाम लेता है जैसे अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और बस शिव सांची की मांग भर बना लेता है उसे अपनी पत्नी हक से। कहा था ना, लाल रंग खूब फपता है आप पर, मेरी प्यारी पत्नी। सांची खुशी से शिव के सीने से लग जाती है। सलोनी उन पर फूलों की बारिश करती है। शरद, तारा और उसका परिवार अपनी ही बेइज्जती और हार के बोझ तले दबे खड़े रह जाते हैं। शरद ने अपने ही हाथों अपनी स्वर्ग सी जिंदगी उजाड़ दी थी, और सांची को नियति ने एक नई जिंदगी सजाने का मौका दे दिया, वो भी शिव की बाहों में। और इस तरह नफरत की कहानी का प्यार से अंत हो गया। जिस डोली को शरद ने ठुकरा दिया था, उसे शिव ने अपने पलकों पर उठा लिया। सांची के अरमानों की याद सचमुच डोली उठ चुकी थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या सांची ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।